देखिए भैया, बेटा प्लीज इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 30। नहीं दिख रहा है। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आपको पीडीएफ में दिख जाएगा। कह रहा है व्हाई आर द स्प्रिंग मेड ऑफ स्टील एंड नॉट ऑफ कॉपर। जो स्प्रिंग होती है वो स्टील की बनी होती है, कॉपर के नहीं बनी होती, कॉपर की नहीं बनी होती। तो ऐसा क्यों होता है कि जो स्प्रिंग होती है उसको हम स्टील की बनाते हैं, ठीक है। जो स्टील स्प्रिंग होती है उसको हम स्टील का ही बनाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं बनाते? भैया देखिए, दो बात है। आप दो बातें, इसमें एक भी बात लिखी होगी लेकिन मैं आपको दोनों बात बताता हूँ। स्टील का जो यंग मॉडुलस होता है ना, वो कॉपर के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। और जिस बॉडी का यंग मॉडुलस जितना ज्यादा होता है, उसकी खुद को रिस्टोर करने की क्षमता क्या होती है? उतनी ज्यादा और जल्दी होती है। कॉपर का यंग मॉडुलस कम होता है, इसलिए वो जल्दी से खुद को रिस्टोर नहीं कर पाता और अच्छी तरीके से भी नहीं कर पाता। तो इसलिए ध्यान रखना भैया कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज मच ग्रेटर देन कॉपर, ठीक है भैया। इसीलिए उसकी रीस्टोरिंग और उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कॉपर के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं भैया, स्प्रिंग को स्टील का बनाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉपर का नहीं बनाते। आगे जाओ भाई प्लीज, आगे जाओ, आखिरी बार बोलो भाई प्लीज, आगे जाओ। मैं कभी चुप कराने में मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना। इधर बैठ जा, मेरे पास बैठ, आखिरी बार बोलूंगा। हाँ बैठ, चलिए बढ़िया किया। ठीक है भैया, तो वही लिखा हुआ है। एक बार मैं इसका भी पढ़ के बताता हूँ जिसने लिखा हुआ है। कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन दी कॉपर, सो स्टील स्प्रिंग इज स्ट्रेच लेसर देन दी कॉपर स्प्रिंग अंडर द सेम डिफॉर्मिंग फोर्स। वैसे भी आपको पता है यंग मॉडुलस कम है ना, तो जिसका यंग मॉडुलस कम होता है वो जल्दी से दब भी जाता बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि कई बाइक के सॉकर्स बहुत ज्यादा दबते हैं, कई बाइक के सॉकर उतने ज्यादा नहीं दबते। जो नहीं दबते वो स्टील के बने होते हैं, और जो स्टील के नहीं बने होते तो ज्यादा दबते, यानी वो स्टील के नहीं एलॉय के बने होंगे, क्योंकि उनका यंग मॉडुलस क्या होता है? कम हो जाता है। और दूसरा, यंग मॉडुलस जिसका ज्यादा होता है उसकी रिगेनिंग कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होती है और वो जल्दी से अपने आप को रिगेन भी करता है। ठीक है भैया, अब अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 30 ध्यान रखना। मैं इसको पूरा पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है यंग मॉडुलस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल रेडियस आर इज वाई। एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, रेडियस आर है, उसका यंग मॉडुलस क्या भी आपका वाई है। कह रहा है उसकी लेंथ को हम एल बाय में 2 कर दे, मतलब आधा कर दे, और रेडियस को 4 गुना कम कर दे, तो कह रहा है यंग मॉडुलस क्या होगा? तो भैया बताया था मैंने आपको, यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ना कि उसके डायमेंशन पे, ना कि उसकी शेप और साइज पे। लोहे का कुछ भी बना लो आप, चाहे लोहे की स्प्रिंग बना लो, चाहे लोहे का कुछ भी बना लो, उसका यंग मॉडुलस क्या रहेगा? वही रहेगा। जो स्प्रिंग का रहेगा वही उसका रहेगा, चाहे उसका डायमेंशन, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यंग मॉडुलस क्या है भैया? किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे, ना कि उसकी शेप और साइज पे। वही लिखा हुआ है, यंग मॉडुलस इज अ मटेरियल कांस्टेंट। क्या है? मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या होता है भैया? कांस्टेंट होता है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजिंग द डायमेंशन। डायमेंशन मतलब शेप और साइज को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? जो स्टील की जो स्टार्टिंग में थी वही अभी भी रहेगी, चाहे कुछ भी कर दो। स्टार्टिंग में क्या थी? वाई थी, तो अभी भी क्या रहेगी? वाई रहेगी। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, मैंने परसों बताया था आपको, परसों कल की क्लास में, हाँ। कह रहा है कि भैया जब हम किसी वायर को खींचते हैं तो खींचने के जब हम खींचते हैं तो हम रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में काम करते हैं। रीस्टोरिंग फोर्स अंदर लग रहा होता है, हम बाहर को वायर को क्या कर रहे थे? बाहर खींच रहे थे। तो जब आपका वर्क जो है वो रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में लगता है तो वहां पर एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अच्छा, वो एनर्जी आपके द्वारा किया गया वर्क के बराबर होती है, याद है नहीं याद है? तो वर्क क्या था, याद है आपको? वर्क बराबर में पोटेंशियल एनर्जी। और वर्क क्या होता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? एवरेज फोर्स इनटू में एवरेज फोर्स क्यों लिया था पता है आपको? क्योंकि स्टार्टिंग में फोर्स क्या था? 0। हर पॉइंट पर अलग अलग फोर्स होगा, ठीक है भैया। तो फोर्स बदल रहा है तो कौन सा फोर्स लोगे? एवरेज फोर्स लोगे। तो ये देखिए,
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में एवरेज फोर्स क्या होगा, F1 पहले का फोर्स, बाद का फोर्स अपॉन में 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारे के अंदर, डेल्टा एल का, ये हुआ है। और ये जेई का क्वेश्चन है, तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा। तो F1 की वैल्यू क्या थी स्टार्टिंग में 0, F2 क्या था, F अपॉन में 2 इंटू में क्या हुआ, डेल्टा एल। तो बेटा देखिए F अपॉन में 2 इंटू में क्या हुआ, डेल्टा एल आ गया। फोर्स कितना लगाया आपने, 200 न्यूटन, कितना लगाया, 200 न्यूटन। और लेंथ कितनी बड़ी है उसकी, 1 मिलीमीटर। कहा गया भैया 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में को 1 × 10⁻⁻। सॉल्व कीजिए, ये भैया आंसर आ जाएगा आपको। खैर इसको मैंने आगे भी लिखवाया था, मैंने कहा था ये एनसीईआरटी में किसी और फॉर्म में दिया गया है, तो मैंने इसको स्ट्रेस स्ट्रेन और वॉल्यूम के टर्म में लिखवाया था। मैंने क्या किया था, इसको एरिया से डिवाइड कर दिया था फोर्स को, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसको डेल्टा एल से डिवाइड कर दिया था और एल से मल्टीप्लाई कर दिया था, याद नहीं याद है। तो ये एफ अपॉन में ए किसमें कन्वर्ट हो गया था, स्ट्रेस में, डेल्टा एल अपॉन में एल किसमें कन्वर्ट हो गया था, स्ट्रेन में, और एल इंटू में ए किसमें कन्वर्ट हो गया था, वॉल्यूम ऑफ वायर, याद है। अब ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। खैर इसमें एक ही चीज पूछेगी, मैं आपसे 2-3 चीजें पूछता हूँ, ठीक है, आंसर मत देखना। इन तीनों ग्राफ में विच वन इज इलास्टोमर। इलास्टोमर एक ऐसा मटेरियल होता है जो हर पॉइंट पर हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। किसमें हर पॉइंट पर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, सी में, ये इलास्टोमर है, समझ गए। इसके बारे में बताया था मैंने, लिखवाया था कि इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसका इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट का होता है बहुत क्लोज होता है, ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता, याद है नहीं याद है। इसके बारे में बताओ क्या है, इस ग्राफ के बारे में क्या कहोगे, बी वाले ग्राफ के बारे में, इस वाले ग्राफ के बारे में। तो भैया अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, तो ये ग्राफ की इलास्टिसिटी तो कम है, क्योंकि स्ट्रेस नॉट प्रोपोर्शनल, बहुत दूर तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन ये ग्राफ काफी दूर तक चला है, टूटा नहीं। इसका मतलब ये कैसा मटेरियल है, डक्टाइल मटेरियल है। क्या है, डक्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो ब्रेकिंग इलास्टिक लिमिट के बाद भी क्या हो, बहुत दूर तक क्या हो, फैलते रहे, एक्सपेंड करे, जल्दी टूटे ना, ठीक है भैया। तो ये क्या होगा, डक्टाइल मटेरियल, इसका एग्जांपल होगा आपका मेटल। अच्छा इसके इस ग्राफ के बारे में क्या बोलोगे, आपको बता दूं इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है बहुत दूर तक स्ट्रेट हुआ, इसका मतलब इसकी इलास्टिसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। दूसरा, ये जैसे इसकी इलास्टिसिटी खत्म हुई वैसे ये टूट गया, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी है, ब्रिटल। क्या है, ब्रिटल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, बहुत पास में होते हैं, याद है नहीं याद है, इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते भैया, हर ग्राफ को मैंने डिस्कस कर दिया आपके लिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा था, ये बता रहा हूं मैं आपको, विच वन इज मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील। तो भैया आपको पता है स्टील क्यों, क्योंकि हमें पता है एक फॉर्मूला क्या कि यंग मॉडुलस क्या होता है बेटा, फोर्स लेंथ चेंज इन लेंथ अपॉन में एरिया। अगर हम देखेंगे यंग मॉडुलस क्या है, चेंज इन लेंथ के क्या है, इनवर्सली है। मेरे को दो आइडेंटिकल रॉड दे रखी है, एक रॉड है रबड़ की, दूसरी रॉड है स्टील की, दोनों पे फोर्स लगाओ, बताओ किसके अंदर ज्यादा चेंज दिखेगा आपको, किसकी डेल्टा एल की वैल्यू ज्यादा रहेगी, रबड़ की। तो डेल्टा एल ऑफ रबड़, डेल्टा एल ऑफ रबड़ यानी चेंज इन लेंथ ऑफ रबड़ क्या होगी, मच मच ग्रेटर देन डेल्टा एल ऑफ स्टील। स्टील की लेंथ, रबड़ की लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा, जो रॉड रबड़ की होगी उसकी लेंथ में ज्यादा चेंज आएगा, और जो रॉड स्टील की होगी उसके अंदर चेंज कम आएगा। अच्छा, जिसके अंदर ये ज्यादा रहेगा, किसके अंदर ज्यादा है, रबड़ के अंदर, तो उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, कम होगा। और स्टील का ये क्या है, डेल्टा एल कम है, तो उसका यंग मॉडुलस क्या होगा, ज्यादा होगा। सो यंग मॉडुलस ऑफ रबड़ इज लेस देन यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, और जिसका यंग मॉडुलस ज्यादा होता है उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, मोर इलास्टिक, मोर इलास्टिक, और जिसका यंग मॉडुलस कम होता है उसकी ये लेस इलास्टिक है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको करना है वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको कर ही लेना एक बारी। अब देखिए मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर बताया था, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, वंश तू बताएगा सारे क्वेश्चन।
ये ग्राफ देख रहा है, दिख रहा है ग्राफ? चल, पहला पॉइंट कह रहा है अप टू विच पॉइंट द कर्व इज हुक्स लॉ ओबे, कह रहा है किस पॉइंट पर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। हुक्स लॉ ओबे का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल है। अब प्रोपोर्शनल में तो ग्राफ कैसे आ गया स्ट्रेस स्ट्रेन का? तो स्ट्रेट लाइन कहां तक गया ये? पी तक। तो क्या बोलेगा? पी पॉइंट तक हुक्स लॉ ओबे हुआ है, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। दिस पॉइंट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। इसको पता, हिंट दे रखा है कि इसको हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट कहते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट मतलब जहां तक ग्राफ क्या हो आपका स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो पी पॉइंट है आपका। आयुषी अगला आप बताओ, विच पॉइंट ऑन द कर्व correspond टू द इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट ऑफ द वायर। कौन सा पॉइंट है इस कर्व पे जो इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है? ए ई पी ई ए सी बी, कौन सा? ई। ई जो है आपका इलास्टिक लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था भैया, इस पॉइंट पर वायर को अनलोड करोगे तो वायर अपनी शेप को दोबारा से क्या करेगा? रीगेन कर लेगा। लेकिन हाँ, पी से लेके ई तक स्लोप कम हो गया। स्लोप कम होने का मतलब है स्ट्रेस कम है, लेकिन स्ट्रेन क्या है? ज्यादा। याद है नहीं याद है? ठीक है, चलो अंश तू बता। सी पॉइंट पढ़ते, इंडिकेट द इलास्टिक एंड प्लास्टिक रीजन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ग्राफ। कौन सा रीजन इलास्टिक रीजन है? ए से क्या? ओ से ई तक क्या है? इलास्टिक रीजन है। यहां पर वायर अपनी शेप को रिगेन कर रहा है। ई से बी तक क्या है? प्लास्टिक रीजन है। यहां पर वायर अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ठीक है। यह भी बोल रहा है कि ये बताइए कि जब मैं वायर को ई पॉइंट के बाद अनलोड करता हूं, ई पॉइंट के, ई क्या इलास्टिक लिमिट है, ई पॉइंट के बाद की बात करो, मतलब आप इलास्टिक लिमिट के बाहर चले जाओ, तो वायर को जब भी अनलोड करोगे तो वायर के अंदर नया नया स्ट्रेन क्या होगा? जुड़ता चला जाएगा। ठीक है भैया, समझ गया? ये ध्यान रखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है चैप्टर में। देखिए, कह रहा है व्हाट इज द पेक्यूलियर अबाउट द, पेक्यूलियर मतलब होता है कुछ स्पेशल, स्पेशल वर्ड है ये, ठीक है, मतलब किसी चीज की स्पेशलिटी को बताता है। ठीक है, व्हाट इज द पेक्यूलियर अबाउट द पोर्शन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फ्रॉम सी टू बी। सी से बी के बारे में आप क्या बताओगे? क्या ऐसा आपको अनोखा लग रहा है सी से बी में? सी से बी में हमें यह दिख रहा है कि भैया हम स्ट्रेस को तो कम कर रहे हैं, लेकिन वायर फिर भी क्या हो गया? टूट गया। वायर फिर भी क्या हो गया? सी से बी वाले रीजन में हमने क्या किया? स्ट्रेस को कम किया, नीचे किया है, लेकिन वायर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है, इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि अब क्या होगा भैया? एक नशेड़ी स्टार्टिंग में नशा करता है, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी दे, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, सालों साल बीत जाते हैं, और एक ऐसा दिन आता है जब वो छोड़ना भी चाहे फिर भी क्या, कोई फायदा नहीं होता, मर जाता है। पड़ोस में एग्जाम्पल है मेरे, ठीक है, यहाँ पे हाँ हाँ, नहीं उस दिन एक्चुअल में मेरे 12वीं क्लास चल रही थी, तो हम ही ले गए थे उसको, जब वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। शायद देखा था किसी ने, मैं स्ट्रेचर पे ले जा रहा हूँ उसको, देखा था आपने? हाँ। तो वो पूरी जिंदगी उसने नशा किया। अब इसकी उम्र ज्यादा 27-28 साल थी, पूरी लाइफ उसने जितना भी था ना, 20 साल का, उसने नशा ही किया, नशे नहीं रहा। और भाई मम्मी को मारता था, अपने पापा को गालियां सुनाता था, हो सकता है पापा को भी कभी ठोक ठाक दिया उसने। ठीक है, हंसने वाली बात नहीं बेटा, शर्मिंदगी की बात है। पापा को मारना, बता रहा हूं मैं, गलत गलत बात है। ठीक है, माँ बाप पे हाथ वही उठा सकता है बच्चा, या उल्टा सीधा वही बोल सकता है भैया जिसका खुद का कोई क्रेडिट है ही नहीं, क्रेडिबिलिटी जिसकी जीरो है। बाप एकदम कमजोर है ना, फिर भी आपको कुछ भी बोल दे तो आप उसको दोहरा नहीं सकते। ठीक है, खैर चलो मैं मुद्दे पे आता हूँ। भाई उसने पूरी जिंदगी नशा किया, अब जब उसके सारे फेफड़े लंग वंग सब सब एकदम बह गए, तब जाकर उसको होश आ रहा है कि अब मेरे को छोड़ना चाहिए, और छोड़ा तो छोड़, जिंदगी भी छूट गई उसकी, खत्म हो गया। अभी 15-20 दिन पहले मर गया वो। ठीक है, यही बताओ पड़ोस में मेरे को क्या हो रही। तो वही मैं कह रहा हूँ भैया, वायर इतना पतला हो चुका है कि अब उसको अनलोड करने का कोई फायदा नहीं, अब वो टूटेगा ही टूटेगा, समझ गया? तो सी से बी पॉइंट का पैक्यूलियर मैनर क्या है कि हम सी से बी रीजन में हम वायर को अनलोड तो कर रहे हैं, स्ट्रेस तो कम कर रहे हैं, लेकिन भैया इतना ज्यादा वो स्ट्रेंड हो चुका है, इतना ज्यादा स्ट्रेंड हो चुका है, इतना ज्यादा पतला हो चुका है कि अपने वजन से क्या होगा? टूट जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं।
अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किससे पूछूं? आपसे पूछ ले। टिक लगाया है, देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रखा है कि भैया स्प्रिंग जो होती है वो कुछ वक्त बाद, लॉन्ग टाइम बाद, वो करेक्ट रीडिंग नहीं देती। क्यों? प्लास्टिसिटी। देखिए भैया, स्प्रिंग बैलेंस का काम होता है बार बार उसके ऊपर लोड अप्लाई करना और रीडिंग को चेक करना। बार बार लोड अप्लाई करोगे, ऐसा करने से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसे कहते हैं इलास्टिक फटिग। और इस प्रॉपर्टी से क्या होता है, मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी कम कर चुका होता है, मतलब स्प्रिंग की लेंथ एक्चुअल में बढ़ जाती है। तो जो आप देखोगे, जो पुरानी, जो बहुत, जो सिलेंडर वाले होते हैं ना, वो साले बहुत हरामी होते हैं, वो हमेशा पुरानी बैलेंस लेके आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तन तन के हमेशा क्या होगी, खिंच गई है। अब वो जीरो नहीं दिखाएगा, अब वो सीधा 10 किलो से ही मेजर करेगा। समझ गया? तो इसलिए अपने घर में खुद की स्प्रिंग रखो, सिलेंडर को उससे नापो। खैर अब तो स्प्रिंग वाला झंझट भी खत्म ही हो रहा है, घरों में सप्लाई आ रही है। ठीक है, समझ गया? तो ये ध्यान रखना। तो बार बार यूज करने से स्प्रिंग के अंदर इलास्टिक फटिंग नाम की बीमारी आती है, और वो फटिंग उस मटेरियल की इलास्टिसिटी को क्या करता है, कम कर देता है। इसलिए हमें एग्जैक्ट रीडिंग नहीं मिल पाती है। अब आयुषी नहीं बताएगी, ये बताएगा भैया हमारा आदर्श भैया। आदर्श एक्टिंग मत कर बेटा, दिख रहा तेरे को साफ बड़ा, जैसी मैंने पूछा ऐसी बराबर दिख रहा तुझे, मैं देख रहा हूं। व्हाई द ब्रिजेस आर डिक्लेयर टू बी अनसेफ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ब्रिज को कुछ समय बाद अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं। छोटू बंद कर, बंद कर दे, कोई बात नहीं। ब्रिजेस को लॉन्ग तक कुछ टाइम बाद हम अनसेफ घोषित कर देते, क्यों? गिल्डर्स वगैरह की बात नहीं होती, सेम रीजन है इसका कि भैया गाड़ियां वाड़ियां चलने की वजह से, बार बार स्ट्रेन लगने की वजह से ब्रिजेस की इलास्टिसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इलास्टिक फटिंग नाम की बीमारी आती है उसके अंदर। ठीक है, इलास्टिक फटिंग नाम की बीमारी आती है। अब इलास्टिक फटिंग आ गया तो इसका मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। अब ब्रिज पे जब लोड जाएगा तो टेढ़ा ही होता जाएगा, टेढ़ा ही होता जाएगा, और फाइनली क्या होगा, टूट जाएगा। आपको मैंने बताया था ना लोहे के पुल के बारे में। लोहे का पुल ये जो बना है, ये जानते हो जहां पे ट्रेन वेन जाती है, सोचो 150 साल हो गए लेकिन अब भी ऐसी, और जबकि जमुना में है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब ये हॉर्स के क्वेश्चन है तो ये तो अभी रहने देते हैं, एनसीईआरटी पे आते सीधा। नहीं बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बीच में बोलिए। उसे यहाँ पे बुला लिया तो अब तू किसी और से बात करने लगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, तू ही बोल रहा है। पूछवा दू, पूछवा दू। ऋतिक भी ये बोल रहा है ना, है बोल रहा है, पूछ। पीछे से ही बोलता है क्या? देख, स्टील वायर ऑफ लेंथ, यहाँ पे देखिए भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। देखिए दिख रहा है सबको? नहीं भी दिख रहा, कोई बात नहीं। कह रहे हैं यहाँ पर मैं दो दो लिख रहा हूं, ये स्टील का है और इधर लिख रहा हूं कॉपर, कॉपर भैया के बारे में, कॉपर। देखिए अगर बात करूं लेंथ ऑफ स्टील वायर कितनी रखी है, 4.7 मीटर। ये क्या है, स्टील वायर की लेंथ है। लेंथ ऑफ कॉपर वायर कितनी भैया, 3.5 मीटर। ठीक है, कह रहे हैं दोनों को सेम अमाउंट में खींचा गया, मतलब डेल्टा एल दोनों के अंदर क्या है, सेम है। तो वो दे नहीं रखा तो मैंने मान लिया डेल्टा एल इन कॉपर वायर क्या है, डेल्टा एल, और डेल्टा एल सी इन कॉपर वायर क्या है, वो भी डेल्टा एल ही। दोनों के अंदर लेंथ में चेंज क्या है, सेम है। ठीक है, कह रहा है दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया, अंडर द गिवन लोड, दोनों को सेम लोड से खींचा गया। तेरी फोर्स ऑन स्टील वायर क्या है, एफ, तो फोर्स ऑन कॉपर वायर क्या है, एफ ही। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर कितना रखा है, कितना रखा है, 3 × 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ कॉपर वायर कितना है, 4 × 10⁻5 मीटर स्क्वायर। कह रहा दोनों के यंग मॉडुलस का रेशियो निकालो, यानी वाई एस अपॉन में वाई सी की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले वाई एस निकाल लेते हैं। वाई एस क्या होगा, फोर्स ऑन स्टील, लेंथ ऑफ स्टील
यंग मॉडल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूं, फोर्स, लेंथ, एरिया और चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील। सब स्टील का लिख दिया। तो फोर्स स्टील पे कितना लगा रहे भैया, एफ। लेंथ ऑफ स्टील कितना है भैया, 4.7। एरिया ऑफ स्टील कितना है, 3 × 10⁻⁵ और लेंथ ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील कितना है, डेल्टा एल। ये होगी वाई एस की वैल्यू, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, कॉपर पे चलते हैं। तो यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर क्या होगा, फोर्स ऑन कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर, चेंज इन एरिया ऑफ, सॉरी, चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, और आपका क्या है भैया, एरिया ऑफ कॉपर। ठीक है, फोर्स कॉपर कितना है भैया, एफ है। लेंथ कितनी है कॉपर की, 3.5। चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर कितना है, डेल्टा एल। और एरिया ऑफ कॉपर क्या है, 4 × 10⁻⁴। ये होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका फाइनली जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 1.79 आएगा। समझ गए, यही रेशियो निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है। रिकॉर्डिंग देख के ही आपको वो बनानी पड़ेगी नोट्स, ठीक है। आराम से बनाया तो आप मेरे साथ चल सकते हो रिकॉर्डिंग में भी, ठीक है। देखिए ये ग्राफ दे रखा है आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है मटेरियल का। व्हाट इज यंग मॉडुलस एंड अप्रोक्सीमेटली यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। आपको एक ग्राफ दे रखा है बेटा। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस ग्राफ में जहां जिसके एग्जैक्टली आपको स्ट्रेस की भी वैल्यू पता, स्ट्रेन की भी वैल्यू पता है। तो मेरे को दिख रहा है इस ग्राफ में ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ए। इस पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन पता है 0.002, और इस पॉइंट का कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस पता है मुझे 150। कितना है, 150 गुणे में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना है ठीक है भैया। तो भैया हम कर रहे हैं एट पॉइंट ए। कौन सा क्वेश्चन है, 9.2। एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। अच्छा कोई ये बोलेगा कि भैया मैंने ए ही पॉइंट क्यों लिया, बाकी और कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि बाकी और पॉइंट का मुझे एग्जैक्ट स्ट्रेस स्ट्रेन का नहीं पता, समझ गया, इसलिए मैंने उस वाले पॉइंट हफ्ते मारूंगा खींच के। ठीक है, तो एट पॉइंट ए की बात कर रहा हूं। तो बेटा स्ट्रेन कितना है उस पॉइंट का बताओ, 0.002। कौन है, हाँ बोल रहा हूं, देखिए तो एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। ए पॉइंट का स्ट्रेन हमें पता है, स्ट्रेस क्या है बेटा, 150 गुणे में 10⁻⁶। यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या बेटा, 150 गुणे में 10⁻⁶, और स्ट्रेन क्या है 0.002। इसे काट दो, यहां पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि नीचे है ना। अब इससे काटोगे तो क्या होगा, 75 आएगा, 75। तो 75 10⁻, ये क्या होगा 9 हो जाएगा। यहां पर पॉइंट लगा दो तो ये क्या होगा 10⁻, एक और ऐड हो जाएगी तो क्या होगा 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका, यंग मॉडुलस आ गया। पहला आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा कह रहा है भैया बताओ इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, क्या है, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ बोला क्योंकि ये पॉइंट एग्जैक्टली वहां से मीट नहीं कर रहा। तो यील्ड स्ट्रेंथ कहां पे होता है, जहां पर इलास्टिक लिमिट क्या होती है, खत्म हो जाती है। तो भैया देखिए प्रोपोर्शन यहां पर खत्म हो रही है ना, तो इसका मतलब यील्ड पॉइंट कितना होगा, यील्ड पॉइंट क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा आपका बेटा 300 गुणे में 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। इसको लिखोगे 3 गुणे में 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म हो गया। आगे बढ़े, अगला करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है, जब मैं कराने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दे रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
कह रहा है द ग्राफ आर ड्रॉन ऑफ द सेम स्केल, दोनों सेम स्केल से ड्रॉन किया गया। विच मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, किस मटेरियल का यंग मॉडुलस क्या ज्यादा है? देखिए ये सुन लीजिए, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होता है उसका यंग मॉडुलस उतना ज्यादा होता है, याद नहीं याद है? किस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, ए का या बी का? बी का। बी का स्लोप याद है ना आपको, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व गिव्स अस मॉडुलस। अब कोई सा भी मॉडुलस हो, यहां पे यंग मॉडुलस बोल रहा है तो किसका स्लोप ज्यादा है? बी का। तो स्लोप ऑफ बी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए, दैट्स व्हाई यंग मॉडुलस ऑफ बी इज ग्रेटर देन यंग मॉडुलस ऑफ ए। तो भैया आपको दिख रहा है भैया थोड़ा यार ए लग रहा है, ए लग रहा है मुझे, नहीं नहीं ए लग रहा है ना? हाँ सेम एंगल इसका थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अबे गैप देखना, किसका गैप ज्यादा है? ए का गैप, ए का गैप कम है यानी स्लोप उसका ज्यादा होगा। देखिए भैया, तो ए का स्लोप ज्यादा है तो यंग मॉडुलस ए का क्या होगा? ज्यादा होगा। बी का स्लोप कम है तो यंग मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। ये लिखा होगा द मटेरियल ए इज मोर कहा गया ए रहा द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए इज हायर देन दी बी सो दैट द मटेरियल ए हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस देन बी। समझ गए ना? अच्छा, दूसरा कह रहा है विच मटेरियल इज मोर डक्टाइल। डक्टाइल कौन होता है? जो इलास्टिक लिमिट के बाद भी बहुत दूर तक चलता रहा, टूटे ना। तो विच वन इज मोर डक्टाइल? तो भैया आपको दिख रहा है ए इतना चला है और बी इतना ही चला है, तो ए इज मोर डक्टाइल देन बी। विच मटेरियल इज मोर ब्रिटल? जो ज्यादा डक्टाइल होगा वो कम ब्रिटल होगा, जो ज्यादा कम ब्रिटल कम डक्टाइल होगा वो ज्यादा ब्रिटल होगा। तो बी इज मोर ब्रिटल देन ए। विच ऑफ द टू इज स्ट्रॉन्ग मटेरियल? तो भैया जो जल्दी ना टूटे वो स्ट्रॉन्ग, जो जल्दी टूट गया वो, तो जिसका प्लास्टिक रेंज ज्यादा होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने आता है। ठीक है, तो ए इज स्ट्रॉन्गर देन बी। अगला देखिए, कह रहा भैया रीड ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद द रीजन इट इज ट्रू और फॉल्स। कह रहे एक गुड़िया, आपको ये बताना कि क्या ये बात कथन सत्य है या असत्य है। यदि सत्य है या असत्य है तो इसका तर्क दीजिए। ठीक है भैया, तो ये तर्क देंगे हमारे भतीजे साहब। कह रहा था मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्टील। इधर देख ले, ये तेरी मां की किस्म होगी, सॉल्यूशन मत देखियो। ये तेरी मां की होगी। क्या ये बात सत्य है कि रबर ज्यादा इलास्टिक होता है एज कंपेयर टू स्टील? होता नहीं है, तू बता। असत्य बोलिए, असत्य लिखा हुआ है, असत्य क्यों है बता। लगे वहां रीजन बता, रीजन। अरे वो छोड़ो, इसकी फोटो दिखाओ। यंग मॉडुलस क्यों ज्यादा होता है? डेल्टा एल इन रबर इज ग्रेटर देन डेल्टा एल इन स्टील। जिसका डेल्टा एल ज्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस क्या होगा? कम होगा। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। यह कथन गलत है, इसकी सही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी। ऐसे क्वेश्चन आते भैया एसर्शन और रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना एसर्शन रीजनिंग में आप सबसे ज्यादा गलतियां करके आते हो। ठीक है, चलो अगला है द स्ट्रेचिंग ऑफ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय द स्टीयरिंग मॉडुलस। कह रहा है किसी कॉइल को स्ट्रेच करना उसका स्टीयरिंग मॉडुलस बताता है। स्ट्रेच करना, खींचना, कौन सा मॉडुलस आता है? यंग मॉडुलस। देखिए खींचने में कौन सा, देखिए खींचोगे जब तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आना, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहां पे आता है? यंग मॉडुलस। और शेयरिंग मॉडुलस में आप चीजों को स्लाइड करते हो, याद है नहीं याद है? स्लाइड करते हैं तो भैया शेयरिंग मॉडुलस, यहां खींच रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, लंबाई को चेंज कर रहे हैं, तो क्या है भैया? यंग मॉडुलस। समझ गए? ट्रू। क्या लिखा हुआ है यहां पे? व्हेन कॉइल इज स्ट्रेच्ड,
देयर इज नो चेंज इन लेंथ, स्ट्रेच मतलब खींचनी होता है ना, तो लेंथ चेंज नहीं होगी। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना, गलत है ये। स्ट्रेच करने पे लंबाई बढ़ेगी ना, किसी चीज को खींचोगे तो लंबाई बढ़ेगी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, दे बेटा प्लीज, बेटा देखो रैप्टा मार दूंगा। टू वायर डायमीटर कितना है, 0.25 सेंटीमीटर। वन मेड ऑफ स्टील, अगर मेड ऑफ ब्रास, स्टील और ब्रास के मिलकर बने, ब्रास ब्रास एक वो अलॉय होता है। फिगर 9.8 मतलब दे रखा, ऊपर दे रखा फिगर। द अनलोडेड लेंथ ऑफ द स्टील इज, जब स्टील की जो लेंथ रखी है, अनलोडेड लेंथ मतलब कि स्टील के ऊपर कोई लोड नहीं अप्लाई कर रखा, तब की लेंथ क्या है उसकी, 1.5 मीटर। और ब्रास की लेंथ क्या है, 1 मीटर। यंग मॉडुलस आपको स्टील का दे रखा है और ब्रास का भी दे रखा है। कंप्यूट द एलोंगेशन इन स्टील एंड ब्रास। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, दोनों पे सेम फोर्स लगा रहा है, आपको डेल्टा एल की वैल्यू निकालनी है ब्रास के अंदर और स्टील के अंदर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसमें। फोर्स, अच्छा डायग्राम रखा हो ना, तो फोर्स भी रखा होगा उस डायग्राम में। हाँ ये रहा, चलो मैं स्टील की बात करूं। स्टील देखिए, स्टील की लेंथ रखी है, बोलो कितनी, 1.5 मीटर, बोलो हाँ। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, पाई रेडियस ऑफ स्टील का स्क्वायर, बोलो हाँ, मीटर में कर लेना। फोर्स ऑन स्टील कितना होगा बता, जिससे मैं पूछूंगा, तू बता सुमित, स्टील वायर पे कितना फोर्स लग रहा है। बैक दे रखा है, देख डायग्राम देख, 4 केजी और 6 केजी लोड लटका हुआ है, 10 केजी लोड लटका हुआ है, फोर्स कितना लग रहा होगा, 100 न्यूटन। फोर्स कितना लग रहा होगा, जी से मल्टीप्लाई कर दो, मास इंटू एम इंटू में जी, एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू भी 10 होती है, तो 100 आ गया। अच्छा और क्या निकालना है, डेल्टा एल एस निकालना है। यंग मॉडल्स ऑफ स्टील कितना रखा है, पीछे रखा था ना, गिवन है कितना है, यहाँ पर वैसे देखा होगा, क्या रखा भाई, 2 × 10⁻11। तो बेटा आपको पता भी है, यंग मॉडल ऑफ स्टील क्या होगा, फोर्स स्टील, लेंथ स्टील, चेंज इन लेंथ ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। बेटा देखिए डेल्टा एल एस आ जाएगा आपका, फोर्स स्टील, लेंथ स्टील, यंग मॉडल्स ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। फोर्स कितना बेटा, 100 न्यूटन। लेंथ कितनी है, 1.5। यंग मॉडल्स कितना है, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर करके आ जाएगा, रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, अब बिल्कुल सेम कॉपर में भी है। कॉपर कितना, देखिए ब्रास जो है, ब्रास के ऊपर कितना फोर्स लगा हुआ है, जैसी 6 यानी 60 न्यूटन, क्या लगा हुआ है। तो ये लेंथ दे रखी होगी ब्रास की, एरिया पाई आर स्क्वायर से आ जाएगा, क्योंकि दोनों का डायमीटर रेडियस सेम है, तो एरिया भी पता लग जाएगा। फोर्स कितना होगा, 60 न्यूटन का होगा। डेल्टा एल ऑफ कॉपर निकालना है आपको, यंग मॉडल्स ऑफ, सॉरी कॉपर नहीं, ब्रास दे रखा आपको, कर लोगे यहाँ पे। चलो देखिए 9.6, 9.6, द एज ऑफ एल्यूमिनियम क्यूब क्या है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एक क्यूब है एल्यूमिनियम का, 10 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, भुजा की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। वन फेस इज, क्यूब इज फर्मली फिक्स टू द वर्टिकल वॉल, कह रहा भैया ऐसा है, डायग्राम देखिए, ये वॉल है, यहां पर क्यूब लगा दिया गया, उसका एक फेस ऐसा चिपका दिया गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी। कह रहा है कि एक मास यहां पर लटका दिया गया 100 किलो का, 100 केजी बोले तो 1000 न्यूटन। ठीक है, अच्छा शेयरिंग मॉडुलस क्या है एल्यूमिनियम का, 25 गीगा पास्कल। देखिए 1 गीगा पास्कल में होता है 15 होता है मेरे ख्याल से, गीगा, अच्छा 9 होता है, 1 गीगा पास्कल बराबर में 9 पास्कल, 1 गीगा पास्कल बराबर में 10 की पावर 9 पास्कल। तो इसका शेयरिंग मॉडुलस कितना रखा भैया जी, 25 गीगा पास्कल, यानी 25 × 10 की पावर 9, 25 × 10 की पावर
शेयरिंग मॉडुलस, ये फोर्स है, शेयरिंग मॉडुलस क्या, 25 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है भैया। अच्छा 10 साइड करके 10 सेंटीमीटर, अपने को निकालना भैया डेल्टा एल, तेरा डिफ्लेक्शन कितना हुआ, ए पॉइंट यहां पर आ गया ए डैश पर, तो ये आपको निकालना थीटा, डिफ्लेक्शन। थीटा क्या होता है, डेल्टा एल निकालना है आपको, डेल्टा एल क्या निकालना है, डेल्टा एल निकालना है, ठीक है। तो भैया देखिए शेयरिंग मॉडुलस का फॉर्मूला याद है, जी इक्वल्स टू में फोर्स लेंथ चेंज इन लेंथ और अपॉन में क्या होगा एरिया। ये कौन सा फोर्स है जो लग रहा है, जो कि 1000 न्यूटन है, कौन सा एरिया है जिस फेस पे लग रहा है। तो भैया आपको बता दूं एक क्यूब का फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो जिस फेस पे लग रहा है उसका एरिया निकालोगे आप, जो कि क्या होगा साइड की स्क्वायर के बराबर आएगा। साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना उसको। फोर्स कितना है 1000 न्यूटन, चलो पहले डेल्टा एल निकालना ना, तो एफ एल जी ए, फोर्स कितना है बेटा 1000, एल कितना है, लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर 0.1, जी कितना है 25 गीगा पास्कल, क्या है, एरिया कैसे निकलेगा, तो भैया आपको पता है क्यूब का जो सरफेस होता है, फेस होता है, वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की साइड क्या 10 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया अगर इसको मीटर स्क्वायर में, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, -4 से, तो क्या आएगा 10 की पावर -2। सॉल्व करोगे आपको डेल्टा एल की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है भैया। बाकी के जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आप सबको घर से ट्राई करके लाना, कल की क्लास में पहले चेक करूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है भैया, ईमानदारी के साथ करके लाना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।